हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे चैप्टर 10 के जो सेक्शन 129 से लेके 132 जो कि हमारे सीआरपीसी के पार्ट है, जिसके अंदर हमें अनलॉफुल असेंबली के बारे में बताया गया। अनलॉफुल असेंबली के बारे में बताया गया, तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन कर रहे हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे 129 या 130 131 को यूज़ कहाँ पे करते हैं हम, जैसे मान लो कि बहुत सारे लोग जो है एक असेंबली बना लेते हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अब ऐसा लगता है जो उस एरिया का ईएम होता है उसको कि ये जो असेंबली इकट्ठी हुई है, ये जो लोग इकट्ठे हुए हैं, इसके कारण क्या होगा, पब्लिक ऑर्डर या जो ट्रैंक्विलिटी है वो मेंटेन नहीं रहेगी, पीस जो है वो डिस्टर्ब होगा उस एरिया का। तो वहाँ पे इस ईएम के पास, यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास, ये पावर होती है कि वो उस असेंबली को ये ऑर्डर कर सकती है कि आप डिस्पर्स हो जाओ, यानी कि आप अपने अपने घर चले जाओ, या यहाँ एक साथ इकट्ठे मत रहो, आप जहाँ मर्जी यहाँ से हट जाओ यहाँ से। ठीक है। अब ये ऐसा ऑर्डर करता है, इसके बावजूद भी ये लोग नहीं हटते, तो इसके पास ये पावर है कि वो क्या कर सकता है, जो भी फोर्सेस हैं, जैसे कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो फोर्स है, उनको यूज़ कर सकता है इनको डिस्पर्स करने के लिए, कि उनको डायरेक्शन देगा कि इनको आप डिस्पर्स करो। तो ये चीज़ पर्टिकुलरली सेक्शन 129 के अंदर दे रखी है। ये क्यों कर रहे हैं, ताकि पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन रहे। अब 129 के अंदर जो फोर्स यूज होती है वो कौन सी होती है, सिविल फोर्स यूज होती है। कौन सी फोर्स यूज होती है, सिविल फोर्स यूज होती है। लेकिन जब 130 सेक्शन के अंदर आएंगे हम, वहां पे आर्म्ड फोर्सेज यूज होंगी, यानी कि जो आर्मी होती है उसको बुलाया जाएगा। यहाँ पे कौन यूज होगी, सिविल फोर्स यूज होगी। अब एक बार हम रीड करते हैं, समझते हैं कि देखो क्या बोलता है कि कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर कौन, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। ठीक है। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, या उस मान लो कि ऑफिसर इंचार्ज नहीं है तो उसकी प्रेजेंस में कोई और पुलिस ऑफिसर, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर एसआई की रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए। इनके पास क्या पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, मे, तो शेल नहीं है, मे, यानी कि उनको जब लगेगा तब वो करेंगे। क्या कर सकते हैं, कमांड कर सकते हैं किसी भी अनलॉफुल असेंबली को, या किसी भी ऐसी असेंबली को जहां पे 5 या 5 से ज्यादा लोग हैं, और वो अनलॉफुल असेंबली जो है वो क्या करने वाली है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी ऑफ द पब्लिक पीस, कि जो पब्लिक शांति है वो भंग होगी उससे। तो वहां पे इन लोगों के पास पावर है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, या कोई और पुलिस ऑफिसर, लेकिन वो एसआई से रैंक का ऊपर का होना चाहिए। वो ये ऑर्डर कर सकते हैं उनको कि आप डिस्पर्स हो जाओ, यहाँ से हट जाओ, उस असेंबली को जाके वो ऐसे बोलेंगे। एंड फिर उसके बाद क्या होता है कि ये जो मेंबर्स हैं इस असेंबली के, इनकी क्या ड्यूटी बनती है कि इनको डिस्पर्स हो जाना है। एंड इट शेल देयर अपॉन बाय द ड्यूटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ सच असेंबली टू डिस्पर्स अकॉर्डिंगली। तो उनकी ये ड्यूटी है कि जैसे ही उनको ये ऑर्डर मिलेगा उनको डिस्पर्स होना है। तो एक तरीके से यहाँ पे इन लोगों की ड्यूटी भी बता दी गई जो इस असेंबली के मेंबर है। अब अब ऐसा तो है नहीं कि एक बार ही आपने बोला और वो मान जाएंगे। मान जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मानते तो फिर आगे पावर दी गई है इन्हीं को, ईएम और इन सबको। क्या बोलता है कि अगर आपने कमांड दी, इफ अपॉन बीइंग सो कमांडेड, कि आपने कमांड दे दी, एनी सच असेंबली डज नॉट डिस्पर्स, कि अभी भी वो नहीं हट रहे, आपने बोल दिया, उन्हें कह रहे नहीं हम तो नहीं हटेंगे। और इफ विदाउट बीइंग सो कमांडेड इट कंडक्ट्स इटसेल्फ इन सच अ मैनर एज टू शो डिटर्मिनेशन नॉट टू डिस्पर्स, या फिर आपने कमांड नहीं दी, आपने सबसेक्शन 1 को फॉलो नहीं किया, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई फायदा नहीं होगा इस तरीके की कमांड देने का, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे अगर कुछ बोलूंगा तो वैसे भी वो डिस्पर्स तो होंगे ही नहीं, क्योंकि सिचुएशन ऐसी लग रही है। तो ऐसे के अंदर जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं या पुलिस ऑफिसर हैं, जो भी, जो हमने भी देखे कि जो पुलिस एसआई से ऊपर रैंक के होने चाहिए, वो क्या कर सकते हैं, मे प्रोसीड टू डिस्पर्स सच असेंबली, की वो किस तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं इस असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए, बाय फोर्स। तो यहाँ पे वो फोर्स का यूज कर सकते हैं इस असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए। जैसे वो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं या जो भी होते हैं, वो अपनी फोर्स यूज करेंगे कि उनको वहां से हटाने के लिए। और साथ ही साथ उनको ये पावर भी है कि कोई भी मेल पर्सन जो है उसकी असिस्टेंस भी ले सकते हैं, कोई जैसे प्राइवेट पर्सन होता है उसकी असिस्टेंस भी ले सकते हैं, चाहे वो उस आर्म फोर्सेस का मेंबर नहीं भी है। एंड एक्टिंग एज सच फॉर द पर्पस ऑफ डिस्पर्सिंग सच असेंबली, एंड इफ नेसेसरी अरेस्टिंग एंड कन्फाइनिंग द पर्सन्स हु फॉर्म पार्ट ऑफ इट। और साथ ही साथ ये पावर भी है कि उनको अरेस्ट किया जा सकता है और कन्फाइन किया जा सकता है जो लोग उस असेंबली का पार्ट है, इन ऑर्डर टू डिस्पर्स सच असेंबली, और दैट दे मे बी पनिश्ड अकॉर्डिंग टू लॉ, कि भाई उनको इस असेंबली से हटाना है, और जो वो ऑफेंस कर रहे हैं इस तरीके से असेंबली क्रिएट करके, उसके अंदर उनको पनिशमेंट देने के लिए एज पर लॉ, तो उनको अरेस्ट और कन्फाइन करने की पावर भी यहाँ पे दी गई है। तो सेक्शन 129 बेसिकली सिविल फोर्सेस को यूज करता है
और कौन कौन ऑर्डर कर सकता है, ईएम ऑर्डर कर सकता है, और जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होता है या एसआई से रैंक के ऊपर का ऑफिसर होता है वो यहाँ पे सबसेक्शन 1 के अंदर ऑर्डर दे सकता है। और अगर वो उसको लगता है कि इस ऑर्डर को कोई यूज नहीं होगा या ऑर्डर देने के बावजूद भी ये नहीं हट रहे, तो वहां पे उसके पास ये पावर होती है कि वो फोर्स को यूज कर सकता है इस असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए। और इसी असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए या लॉ के अंदर उनको सजा देने के लिए उन लोगों को जो उस असेंबली के मेंबर है उनको अरेस्ट या कन्फाइन भी कर सकता है। तो 129 के अंदर ये पावर दी गई है। देन 130 के अंदर क्या पावर देता है कि अब ये जो असेंबली है वो नहीं हट रही सिविल फोर्स को यूज करके भी, ठीक है, अदरवाइज डिस्पर्स एंड इफ इट इज नेसेसरी फॉर द पब्लिक सिक्योरिटी दैट इट शुड बी डिस्पर्स। और अब बहुत जरूरी हो जाता है पब्लिक सिक्योरिटी के लिए कि इनको हटाना चाहिए। तो वहां पे जो ईएम होता है हाईएस्ट रैंक का, ये याद रखना कि 130 के अंदर कौन सा ईएम आता है, हाईएस्ट रैंक का। 129 के अंदर नॉर्मल ईएम आता है। ऐसे ही जो आपके 107 से लेके 110 आते हैं वहां पे भी सिर्फ ईएम होता है। यहाँ पे क्या बोल देता है, ईएम ऑफ द हाईएस्ट रैंक जो होता है 130 के अंदर, हु इज प्रेजेंट मे कॉज इट टू बी डिस्पर्स बाय आर्म फोर्सेज। जो वहां पे प्रेजेंट है वो क्या कर सकता है कि आर्म फोर्सेज की हेल्प भी ले सकता है उनको डिस्पर्स करने के लिए। तो आर्म फोर्सेज को बुला सकता है कि उनके थ्रू इस असेंबली को डिस्पर्स करवाया जाए। सच मजिस्ट्रेट, कौन सा जो हाईएस्ट रैंक का ईएम है, may require any officer in command of any group of person belonging to the armed forces to disperse the assembly। तो वो किसी भी ऑफिसर इन कमांड से बोल सकता है कि इस असेंबली को डिस्पर्स कराइए, जो आर्म फोर्सेस का ऑफिसर इन कमांड है, विद द हेल्प ऑफ आर्म फोर्सेस अंडर हिज कमांड, एंड टू अरेस्ट एंड कन्फाइन सच पर्सन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इट एज द मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट। और उनको बोलेगा कि जो भी लोगों को अरेस्ट करना है, कन्फाइन करना है, उनको अरेस्ट भी कर सकते हो आप। इन ऑफिसर इन कमांड, जैसे ऑफिसर इन कमांड कौन होता है, आर्म फोर्स होती है ना, आर्म फोर्स की पूरी फोर्स जो होती है एक ऑफिसर इन कमांड के अंडर आती है। तो ऑफिसर इन कमांड को बोलेगा कि ठीक है आप इसको जाके डिस्पर्स कीजिए, क्योंकि जो नॉर्मल सिविल फोर्स है उससे नहीं हो रही। तो यहाँ पे जो ऑफिसर इन कमांड है ये इन लोगों को ऑर्डर देगा कि जाके इनको डिस्पर्स कीजिए, और इनको ये भी बोलेगा कि आपको अगर किसी को अरेस्ट करना है या कन्फाइन करना है तो वो भी आप कर सकते हैं इस असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए। और एज इट मे नेसेसरी टू अरेस्ट एंड कन्फाइन इन ऑर्डर टू डिस्पर्स द असेंबली और टू हैव पनिश अकॉर्डिंग टू लॉ। वही सेम बात आ जाती है, बस यहाँ पे आर्म फोर्सेज आ जाती है। जैसे 129 था वैसे यहाँ पे आर्म फोर्सेज आ जाएंगी। वहाँ पे सिविल फोर्सेज थी, यहाँ पे आर्म फोर्सेज हैं। Every such officer or the armed forces or armed officer shall obey such requisition in such a manner as it think fits, but in so doing he shall use little force। अब यहाँ पे जब वो इस तरीके की चीज कर रहे होंगे, कौन, ऑफिसर्स ऑफ द आर्म फोर्सेज, उनको जब ये डिस्पर्स कर रहे हैं वहां पे क्या करना है, लिटल फोर्स यूज करनी है, जितनी कम से कम हो सके उतनी कम फोर्स यूज करनी है, ताकि लोगों को कम से कम इंजरी पहुंचे या उनकी जो प्रॉपर्टी है उनको कम से कम इंजरी पहुंचे। बहुत ज़्यादा नहीं मारना कि ज़बरदस्ती इस तरीके से फोर्स यूज़ करने लगे कि इंजरी होने लगी। इसलिए आप देखना कि वो वाटर गन का यूज़ करते हैं जब डिस्पर्स करते हैं, कि क्योंकि वाटर गन से लगेगी नहीं, ठीक है। ऐसा ही नहीं कि सीधा जाके उनको मारने लग गए, ऐसा करने लग गए, तो सिचुएशन और वर्स होती है, तो वो थोड़ा सा और हार्ड हो जाते हैं। लेकिन कोशिश करते हैं कि कम से कम इंजरी हो उस असेंबली के लोगों को। तो 130 के अंदर क्या हो जाएगा, आर्म फोर्सेस को बुलाने के। 129 में क्या करेंगे, नॉर्मल सिविल फोर्स जाती है। यहाँ पे कौन बुलाता है, ईएम बुलाता है, और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या कोई भी पुलिस ऑफिसर एसआई से ऊपर का। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कौन होता है, हाईएस्ट रैंक का जो ईएम होता है वो ये काम कर सकता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। और 131 के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो ईएम अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे आर्म्ड फोर्स ऑफिसर्स जो होते हैं उनको ये पावर दी गई है। जैसे कि क्या बोलता है कि जब कोई पब्लिक सिक्योरिटी जो है मैनिफेस्टली एंडेंजर्ड लगती है, कि भाई खतरे में है और कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है, कैन बी कम्युनिकेटेड विद, और उसके बाद कम्युनिकेशन भी नहीं हो सकता, एनी कमीशनड और गजटेड ऑफिसर ऑफ द आर्म फोर्सेज। ये वर्ड याद रखना कि कौन, कमीशनड या फिर गजटेड ऑफिसर। तो आपका 129 के अंदर ईएम आएगा, 130 के अंदर कौन आएगा, हाईएस्ट रैंक का ईएम आएगा, और 131 के अंदर कौन आएगा, कमीशन या गस्टेड ऑफिसर। किस चीज का, आर्म फोर्सेस का, और कहीं का नहीं, आर्म फोर्सेस का गस्टेड ऑफिसर। वो क्या कर सकता है, वो भी ये ऑर्डर दे सकता है अपनी फोर्सेस को कि इस असेंबली को डिस्पर्स किया जाए अपनी आर्म फोर्सेस को यूज करके। और वही अरेस्ट करने का, कन्फाइन करने का, ये सारे ऑर्डर भी दे सकता है। लेकिन जब मान लो कि वो इस सेक्शन के अंडर काम कर रहा है, 131 के अंदर वो ऑर्डर देता है अपनी आर्म फोर्सेस को, और इट बिकम प्रैक्टिसेबल फॉर हिम टू कम्युनिकेट विद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो सॉरी, मैंने प्रैक्टिस वो बोल दिया,
प्रैक्टिकेबल की, उसके लिए अब ये प्रैक्टिकेबल हो जाता है कि वो ईएम के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। तो अब वो क्या करेगा, उसको अपने ईएम के साथ कम्युनिकेट करना है। एंड शेल देयर फॉरवर्ड ओबे द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द मजिस्ट्रेट। और अब ये जो भी बोलेगा उसको फॉलो करना है, मतलब कि जैसे इसे कर दिया इसने, बोल दी डायरेक्शन। अब इसके लिए ये प्रैक्टिकेबल हो गया कि वो कम्युनिकेट कर पा रहा है ईएम के साथ, तो अब ईएम जो भी डायरेक्शंस देगा उनको ये फॉलो करेगा कि ये जो चीज़ कर रहा हूँ ये कंटिन्यू करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, जो भी एक्शंस चल रहे हैं, तो वो सारा ईएम जैसे बोलेगा वैसे ये करेगा। एंड देन 132 क्या करता है, इन सबको प्रोटेक्शन दे देता है, जितने भी जैसे सिविल फोर्स थी, आर्म फोर्स थी, उनको प्रोटेक्शन देता है कि उनके ऊपर कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं चलेगा अगर वो इन सेक्शंस के अंदर काम कर रहे हैं। तो यही बोलता है कि कोई प्रोसिक्यूशन जो है किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट नहीं चलेगा जो कि सेक्शन 129 या 130 या 131 के अंदर एक्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कब चलेगा, विद द सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वेयर सच पर्सन इज एन ऑफिसर और मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेज। तो आपको क्या चाहिए, पहले आपको सैंक्शन चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर वो ऑफिसर या मेंबर है आर्म फोर्सेज का। दूसरा, विद द सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन एनी अदर केस। तो सिविल फोर्स के केस के अंदर स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, क्योंकि सिविल फोर्स जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। देन सबसेक्शन 2 बोलता है इसका कि नो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर शेल एक्टिंग अंडर एनी ऑफ द लॉ ऑफ द सेड सेक्शंस इन गुड फेथ। तो यहाँ पे किसी भी ईएम को या पुलिस ऑफिसर को कुछ भी नहीं कहा जाएगा। नो पर्सन डूइंग एनी एक्ट इन गुड फेथ इन कंप्लायंस विद द रिक्विजिशन अंडर सेक्शन 129 एंड 130। तो कोई भी व्यक्ति जो गुड फेथ के अंदर कंप्लाई कर रहा है सेक्शन 129 या 130 को, जिसको बोला गया था कि आप इसके अंडर एक्ट करो, जो बोला था ना कि किसी मेल पर्सन को भी यूज कर सकते हैं, तो वो मेल पर्सन के ऊपर भी कोई भी प्रोसीडिंग नहीं चलेगी। नो ऑफिसर ऑफ द आर्म फोर्सेज एक्टिंग अंडर सेक्शन 131 इन गुड फेथ। तो आर्म फोर्सेज के जो मेंबर्स हैं या ऑफिसर्स हैं उनके अगेंस्ट भी कोई भी प्रोसीडिंग नहीं चलेगी। नो मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेज डूइंग एनी एक्ट इन ओबीडियंस टू एनी ऑर्डर विच ही इज बाउंड टू ओबे। तो उनको कोई ऊपर से ऑर्डर मिला है जिसको वो बाउंड है ओबे करने के लिए, वहां पे उसको फॉलो कर रहे हैं आर्म फोर्सेज के मेंबर्स, तो उनके अगेंस्ट भी कोई प्रोसीडिंग नहीं चलेगी। देन shall be deemed to have thereby committed an offense. Then subsection 3 क्या बोलता है, in this section and in preceding sections of this chapter the expression armed forces का मतलब बता दिया कि military, naval, air forces ये सब आ जाएंगी, operating as land forces and include any other armed forces of the union so operating। तो सारी तरीके की इसके अंदर ये forces include हो जाएंगी। officers बता रहा है कौन होंगे और member बता रहा है कौन होंगे। तो officers कौन होंगे, in relation to the armed forces means person commissioned, gusted और pay और इन पे एज एन ऑफिसर ऑफ द आर्म फोर्सेज एंड इंक्लूड एज जूनियर कमीशन ऑफिसर, वारंट ऑफिसर, पेटी ऑफिसर्स, नॉन कमीशन ऑफिसर्स और नॉन गेस्टेड ऑफिसर, ये सारे इंक्लूड हो जाएंगे। एंड देन मेंबर बोल रहा है कि कोई भी आर्म फोर्सेज का मतलब क्या होगा, जब हम आर्म फोर्सेज के मेंबर की बात करेंगे, जो ऑफिसर के अलावा कोई और पर्सन है उसको हम क्या बोल देंगे, मेंबर बोल देंगे। तो 132 के अंदर एक तरीके से प्रोटेक्शन दी गई है 129 से 131 के अंदर जिन्होंने भी एक्ट किया उनको, कि उनके अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग नहीं चलेगी। कब चलेगी वो भी बता रखा है। तो 129 सिविल फोर्स कौन ऑर्डर करेगा, ईएम ऑर्डर करेगा या पुलिस ऑफिसर करेगा, एसआई से ऊपर रैंक का। 130 हाईएस्ट रैंक का ईएम करेगा। 131 के अंदर कौन करेगा, जो गजेटेड ऑफिसर है, कमांडिंग ऑफिसर है आर्मी के अंदर, ठीक है, लेकिन अगर वो ईएम के साथ कम्युनिकेट कर पा रहा है तो फिर ईएम की डायरेक्शंस के ऊपर काम करेगा। और 132 इन सबको प्रोटेक्शन दे देता है कि उनके अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग नहीं चलेगी। चलेगी तो जैसे प्रीवियस सैंक्शन चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की आर्म फोर्सेज में, या सिविल फोर्सेज है या कोई और है तो उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, प्रीवियस सैंक्शन चाहिए, तो वो उन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये हो गए हमारे 132 तक 129 से। इससे पहले हमने 128 तक कर लिए थे। आई होप आपको समझ आया। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप जुडिशरी की कोचिंग करना चाहते हो तो आप मुझसे 7531000390 के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप अपनी कोचिंग को शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यहाँ पे देखेंगे पब्लिक न्यूसेंसेस के बारे में, जिसके अंदर सेक्शन 133 को हम डिटेल के अंदर देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।